पकानी है। तो वो रोटी बनाती थी तो कुत्ता जो है बगल में बैठ के खा जाता था। तो वो रोटी बना के रखे, बाद में जब खाना खाने दोनों लोग तो के पहुंचे तो वहां पर रोटी गायब। तो भूखे जब एक दो बार रह गए तो उन्होंने कहा कि अब हम खाना बनाएं तो तुम डंडा पटका करो यहाँ पर, वो कुत्ता नहीं आएगा तो खाना बच जाएगा। तो जब तक वो खाना बनाती थी वो डंडा पटकते रहते थे मियाँ जी। जो अंधा थे और जो आंधर थी वो खाना बनाती रहती थी। तो उसके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई। तो जब उसकी बहू आई तो वो खाना बना रही थी तो मियाँ जी बगल में बैठ के डंडा पटक रहे थे। तो उसने कहा ये तुम्हारे यहाँ कौन सा फैशन है भाई कि हम खाना बनाते तो तुम बगल में बैठ के डंडा पटकते हो? कही हमारी माँ करती थी, जब मेरी माँ खाना बनाती है तो मेरे पिताजी डंडा पटकते, अब तुम खाना बना रही हो तो मैं डंडा पटकता हूँ। अब अर्थ कोई नहीं समझ रहा कि उस समय उस अंधे अंधी की जरूरत थी कि डंडा पटकना, क्योंकि उससे उनकी रोटी कुत्ता खा जाता था, वो बेचारे भूखे सोना पड़ता था उनको। अब जब दोनों को आंख है तो वहां पर डंडा पटकने की क्या जरूरत है। लेकिन वो एक परंपरा बन गई है कि शादी होगी तो डेवा पे जाएंगे, वहां तिलक लगाएंगे, वहां गारी गाएंगे। गारी जैसा भी प्रधान जी ने बताया कि गारी कुछ नहीं है, गारी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तभी गाली देते हैं, वो लड़ाई झगड़े का एक रूप है। वो इतिहास है कि कभी शादी में लड़ाई झगड़ा होता था और उसको हम आज गाली बना लिए हैं और कहते हैं कि बिना गाली के तो ब्याह में नहीं सही होता। गाली शुभ हुए बिना गाली के जो है वो ब्याह सही नहीं उतरेगा। मड़वा हिलाना उन्होंने बताया, मड़वा हिलाना क्या है? किसी का घर ढकेल देना। जब किसी की लड़की ले जा रहे हो, जबरदस्ती ले जाओगे, जो कुछ खाओगे लूट पाट करोगे, अप्पर छप्पर उस समय घर होते थे, ढकेल देते थे, फूंक देते थे। अब उसमें क्या है, कहीं भैया सब शादी हो गया, चलो मड़वा हिला दो, हम वहां कुछ ले जाओ, तो जो वो लूट के ले जाते रहे वो काम अपने हाथे हम कहा है कि शुभ है। तो अंधे अंधी की तरह डंडा ना पटको, आपके आंख हो गई है, यही इसका उद्देश्य है कि पाखंड मिटे। और अब पटेल जी के बारे में बता दिया कि जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने लगभग 600 छोटे छोटे राज्य थे जिसको पटेल जी ने मिलाया, जिसमें 3 राज्य नहीं मिल पाए थे, जिसमें हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर का नाम आप जानते हैं कि आज तक वो लड़ाई चल रही है। ये 3 राज्य जो है शामिल होने में इनकार कर दिए कि हम भारत में नहीं रहेंगे। पटेल जी ने मीटिंग बुलाई, ये छिपी हुई बात है, लेकिन 600 लोगों को सादे कागज पे उन्होंने कहा दस्तखत कर दो, नहीं तो भूल दिए जाओगे। तो वो 600 को लोगों को सादे कागज पे दस्तखत करा करके भारत में जोड़ करके एक अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने। चारों तरफ से सेना लगा दिया, मीटिंग के बहाने बुलाया कि भाई क्या परेशानी है। और 3 राज्य ये नहीं गए तो ये 3 बच गए, जिसकी लड़ाई आज भी आप देख रहे। फिर हैदराबाद पे चढ़ाई करके जबरदस्ती सेना से लिया। जूनागढ़ का जो राजा था, पठान थे वहां के, उनको भगा दिया गया, लेकिन वहीं से कश्मीर की नींव पड़ गई, क्योंकि जूनागढ़ जो गुजरात में है उसका राजा जो पठान था वो मुसलमान था और जनता वहां की वो हिंदू थी। तो ये हुआ कि हिंदू पर मुसलमान राज नहीं करेगा और अटैक किए, उसको भगा, वो अपनी जान बचा के भाग गया कश्मीर पे। वो तब स्थिति बनी कि भाई जो कश्मीर है यहाँ की जनता जो है वो मुसलमान है, लेकिन राजा यहाँ का हरि सिंह जो है वो हिंदू है, तो इस पर भी अटैक होना चाहिए, इसको भी भगाओ। तो पाकिस्तान ने अपने सैनिक पगड़ी बांध करके सादे ड्रेस में भेज दिए, कहे इनको मारो। वो सैनिक थे तो सेना तो उनके पास थी नहीं, तो भारत से उन्होंने मदद मांगी कि मेरी मदद करो। पटेल जी ने कहा मदद तो इसे होगी नहीं, जब 2 लोग लड़ रहे हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम है कि 2 दोस्त लड़ रहे हो तो तीसरा उसमें नहीं कूदेगा जब तक संयुक्त राष्ट्र न कहे, वहां की सभा कहे कि भाई अब हम कूद रहे हैं और फला फला मदद के लिए चलो। तो 3 दिन समझौता होने में लग गया। 3 दिन के बाद हरि सिंह ने समझौता किया भारत सरकार से पटेल जी के सामने कि रक्षा यानी सेना, दूरसंचार, टेलीफोन, ये जो है भारत सरकार के पास रहेगा और वित्त मंत्रालय यानी धन, करेंसी हमारी ही चलेगी। बाकी काम जो है सब राज्य का अलग है, वो उत्तर प्रदेश का भी अलग है, ऐसा नहीं कश्मीर का। बस ये है कि कोई कानून बनता तो उत्तर प्रदेश से परमिशन लेनी पड़ती है
और परमिशन नहीं देते तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जबरदस्ती ले लेता है। लेकिन वहां समझौते में था कि आप परमिशन नहीं देंगे तो वो कानून वहां कश्मीर में नहीं लागू होगा, जिसको भी आप देखते हैं 370 कुछ नहीं था, मोदी ने खत्म कर दिया कि ये तत्कालिक व्यवस्था थी झगड़े की। अब झगड़ा खत्म हो गया, इतने दिन से आप रह रहे हो और हम आप पर सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर या तो खर्चे बंद कर दें, तुम जाओ पाकिस्तान से लड़ो मरो, चाहे दुनिया से लड़ो मरो। सेना है, सेना लगाए हैं, दूर संचार है, मतलब सबसे अधिक सब्सिडी कश्मीर को दी जाती थी क्योंकि वहां उत्पादन कुछ नहीं है और खर्चा ही खर्चा था देश का। इसलिए इन्होंने 370 को खत्म कर दिया कि ये तत्कालिक समस्या थी। और अब आप जब पूरी तरह हम पे निर्भर हो, हमारे कानून आपके ऊपर लागू हैं, तो अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। एक लाइन ये जो खाली बनी हुई है कि हमें आपसे परमिशन लेना है 35 है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और उसे खत्म कर दिया। और चूंकि वो अंदर देश का मामला था इसलिए दुनिया ने समर्थन भी नहीं किया, भाई वो तो सही है, जब सारी खर्चा वो कर रहा है तुम्हारे ऊपर तो क्यों तुम्हारी बात को माने, वो खाली परमिशन है लिए खर्चा वो दे, भूखे मरो तो वो लगाए, सेना लगाए, दवा करे, अस्पताल खोले, सारा काम वो करे, और उसके बाद में वो उसकी बात भी तुम न मानो, तो खत्म कर दिया मोदी जी ने। और कुछ नहीं है, यही एक झगड़ा थी। इसीलिए लौह पुरुष जी को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। लौह पुरुष वहीं से कहा गया क्योंकि इतने 600 देशों को मिला लेना कोई छोटी बात नहीं थी। अब आते हैं चौधरी महाराज सिंह भारती पर। चौधरी महाराज सिंह भारती जी जो अर्जक के संस्थापक है, रामस्वरूप वर्मा जी से लगभग 20 साल अधिक सीनियर थे। राजनीति में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। ये 1932 से राजनीति में थे और रामस्वरूप वर्मा जी 1952 में पहली बार चुनाव लड़े। और उस समय सोशलिस्ट पार्टी में सभी लोग थे। भारती जी को चुनाव इसलिए नहीं लड़ाया गया 52 में कि तेज तर्रार थे, वक्ता अच्छे थे, तो ये हुआ आप प्रचार करेंगे, अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो लोग निकल नहीं पाएंगे, और जब जीत जाएंगे तो लोहिया जी ने कहा आपको एमएलसी बना देंगे हम, तो 57 में एमएलसी बने और रामस्वरूप वर्मा जी विधायक थे। पहली बार दोनों लोग विधानसभा में पहुंचे। और आप लोगों ने शाहनवाज खान का नाम सुना होगा, जो आजाद हिंद फौज के बहुत बड़े सेनानायक थे सुभाष चंद्र के। उनको भारती जी ने हराया था मेरठ चुनाव में 1967 में। उनको हरा करके 2 बार उनसे हारे, तीसरी बार जीते। उनको हरा करके लोकसभा पहुंचे। और जब 1 जून 1968 को अर्जक की स्थापना हुई यहाँ पर, तो सबसे पहला बोर्ड केंद्रीय कार्यालय के रूप में भारती जी के आवास पर ही लगा। अर्जक संघ का सबसे पहला बोर्ड, यहाँ बोर्ड नहीं लगाया गया, खाली विचार होता रहा कि कहाँ कार्यालय बनाया जाए। तब तक भारती जी ने अपने आवास पे लगा दिया कि केंद्रीय कार्यालय यही है। क्योंकि दिल्ली में सब लोग बाहर से आते हैं, इसलिए यहाँ एक कार्यालय होना जरूरी है। यही से प्रचार प्रसार होगा, बाकी कार्यालय जब बनेगा तब बनेगा। तो सबसे पहला केंद्रीय कार्यालय भारती जी के आवास पे। और यहाँ भी एक रोचक बात है, भारती जी को जो कार्यालय बना था वो भीमराव अंबेडकर के सबसे निकट सहयोगी पीपी मौर्य जी थे। जब वो मरने लगे भीमराव जी, तो रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता उनको सौंप के गए थे। और पीपी मौर्य जी जब चुनाव हार गए और भारती जी जीत गए, तो ही बंगला अलॉट हुआ भारती जी को। और भारती